अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में हर वक्त खाना जंगी, भूख और गुर्बत के साए क्यों रहते हैं, जबकि ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बड़े आजम है, जिसकी जमीन सोना, हीरे और तेल जैसे कुदरती ज़खायर उगलती है, लेकिन इसके ऊपर रहने वाले लोग भूख और प्यास से मरते हैं। इस बड़े आजम की हकीकत से पूरी दुनिया नजर चुरा कर रखती है और बहुत कम बात की जाती है। लेकिन जब किसी पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए तो ऐसी सरजमीन पर इब्राहिम ट्रौरे जैसा मुस्लिम लीडर जरूर पैदा होता है, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं सबके झूठ के नकाब उतारूंगा। I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your mask. क्यों यूरोप इसे कत्ल करवाना चाहता है? बुर्किना फासो में लोगों की जिंदगी कैसी है? इस मुल्क में इस्लाम कैसे पहुंचा? इब्राहिम ट्रौरे ने रशिया से मिलकर ऐसा कौन सा एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका इसे कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं होती, बल्कि किसी मुल्क के लोगों से रोटी, घर और कुदरती ज़खायर लूट कर भी की जाती है, जिसे माशी दहशतगर्दी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की अफ्रीका पर माशी दहशतगर्दी की है। इब्राहिम ट्रौरे कौन है, कहां से आया है? एक 37 साल का नौजवान मगरिब दुनिया को क्यों खटक रहा है और वो इसे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। दोस्तों, आज से पहले आपने बुर्किना फासो कंट्री का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इब्राहिम ट्रौरे ने 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और बहादुरी की बिना पर 2020 में इसे कैप्टन बना दिया गया। लेकिन बात जब मुल्क और जुल्म पर आती है तो एक 37 साला मुस्लिम नौजवान भी पूरे यूरोप को ललकार सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसने ऐसा क्या किया है कि इसे पूरा यूरोप कत्ल करवाना चाहता है। दोस्तों, बुर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। उस वक्त इसका नाम अपर वोल्टा था। 63 साल कब्जा रखने के बाद इस मुल्क को आजाद कर दिया गया, लेकिन ये आजादी भी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस जब तक इस मुल्क में रहा, कपास, सोना लूटकर अपने मुल्क में लेकर जाता रहा और मकामी लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इसके बदले फ्रांस इन्हें सिर्फ जिंदा रहने का हक देता था। दोस्तों, आज किसी मुल्क पर कब्जा करने की शक्ल बदल चुकी है। ऐसे ही बुर्किना फासो के साथ किया जा रहा था। 1960 में आजादी के बाद कठपुतली सियासतदान इस मुल्क में बिठाए गए जो फ्रांस के कहने पर चलते थे। आज पूरे अफ्रीका के नौजवान नस्ल 30% से भी ज्यादा है। अफ्रीका के नौजवानों को ऐसी जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं जिसमें सिर्फ जुल्म और भूख पैदा होती हो। इसी वजह से 2022 में इब्राहिम ट्रौरे ने अपने मुल्क में फौजी कू कर दिया और सब सियासतदानों को निकाल दिया, और यहाँ तक कि फ्रांस को भी अपने मुल्क से निकालने का अमल शुरू कर दिया, जो एक सदी से भी ज्यादा काबिज थे और लूट भी रहे थे। इस मुस्लिम नौजवान ने नारा लगाया कि हमारे वसाइल हमारे लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे अफ्रीका में दुनिया के 40% मुसलमान रहते हैं, और यहाँ तक कि अफ्रीका बरे-आज़म का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मजहब भी इस्लाम है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आज जो आप यूरोप में तरक्की देख रहे हैं, इसके पीछे अफ्रीका के लोगों का चूसा हुआ खून शामिल है। बुर्किना फासो फ्रांस के लिए सिर्फ एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। आज इस मुस्लिम नौजवान ने तमाम सोना निकालने वाली कंपनीज को अपने मुल्क से निकाल दिया है, जिसकी तकलीफ अमेरिका को भी पहुंची है। इसी वजह से अमेरिका के अफ्रीकन रीजन के जनरल लैंगली ने कहा है कि इब्राहिम ट्रौरे सारा सोना अपनी फौज को दे रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। हकीकत ये है कि सोने की आमदनी का सिर्फ 17% फौज पर लगाया जा रहा है और बाकी तमाम पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है, जिसका सबूत आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इब्राहिम ट्रौरे ने गोल्ड माइंस कंपनी को फौजी ताकत से नहीं निकाला, बल्कि $80 मिलियन की रकम अदा की है और अपनी लोकल रिफाइनरी का भी आगाज कर दिया है। इब्राहिम ट्रौरे ने माली और नाइजर से अपना इत्तेहाद बना लिया है और अपने इसी इत्तेहाद को पूरे अफ्रीका में फैलाना चाहता है, ताकि पूरे यूरोप का मुकाबला अफ्रीका कर सके और जुल्म के काले साए अफ्रीका से हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आज से पहले जिसने भी ऐसी कोशिश की उसे मार दिया गया, जिसमें सांकारा, लम्बूमा और कर्नल कजाफी जैसी मिसालें आज भी तारीख की किताबों में जिंदा हैं। इब्राहिम ट्रौरे को कत्ल करने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, यहाँ तक कि फेक न्यूज भी फैलाई गई कि इब्राहिम ट्रौरे को मार दिया गया है, लेकिन अफ्रीका के नौजवान इसका साथ दे रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। रशिया का जहाज जब इसे लेकर रशिया गया तो इस तस्वीर की जरब फ्रांस, यूरोप और अमेरिका पर जोरदार लगी।
کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نیوکلیر پروگرام پر معاہدے بھی پیوٹن اور ابراہیم تروڑے کے درمیان ہونے کا ڈر یورپ کو کھٹک رہا ہے۔ دوستو آج چائنا بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ دوستو آج برکینا فاسو میں آپ کو ملک کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ رشیا کے جھنڈے بھی دیکھنے کو ملیں گے، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ فرانس سے بغاوت کر چکے ہیں۔ دوستو ابراہیم تروڑے نے پچھلے 2 سالوں میں بہت سے ملک میں پروجیکٹ لگانا شروع کیے ہیں تاکہ لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ سب سے پہلے ٹماٹو پیسٹ کا پلانٹ لگایا گیا۔ اس پلانٹ کی لاگت $99 ملین تھی، جس سے بڑی تعداد میں نوکریاں پیدا ہوئیں اور اسے ریڈ گولڈ کا نام دیا گیا۔ پھل بیچنے کی بجائے پروسیس کر کے فنش گوڈز کو ترجیح دی گئی۔ سڑکوں کا جال بچھایا گیا جس سے دوسرے ممالک تک مال بھیجنے کی رسائی حاصل ہو۔ آدھا ملک اندھیرے میں زندگی گزارتا تھا، جس کے لیے اسکول، کلینک اور گاؤں میں سولر سسٹم لگائے گئے۔ ہیلتھ کے نظام میں بہتری کی گئی، جس میں چائنا نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ افریقن ممالک میں پینے کے پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے ڈیم لگائے گئے اور پانی کے فلٹر کے پلانٹ کو بھی نصب کیا گیا۔ بغیر سود کے پہلا بینک قائم کیا، جس میں لوگ بغیر سود کے قرضہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے دنیا کے سرمایہ دارانہ سودی نظام کو بھی چیلنج کیا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے، اور یہ سب کچھ 2 سالوں میں کیا گیا ہے۔ دوستو برکینا فاسو کا فرانس کے خلاف بغاوت کا اعلان اس وقت ہی ہو گیا تھا جب 1984 میں تھومس سنکارا نے ملک کا نام برکینا فاسو رکھ دیا۔ برکینا کا مطلب ہے عزت دار لوگ اور فاسو کا مطلب ہے فادر آف لینڈ، مطلب عزت دار لوگوں کی سرزمین، اور یہ نام ہی ظاہر کرتا تھا کہ ہم اب غلامی نہیں کریں گے۔ برکینا فاسو میں سالانہ 25,000 ٹن کاجو پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈرائی فروٹ میں سے ایک ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس کی پروسیسنگ کا پلانٹ اپنے ملک میں لگایا ہے تاکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں اور یہ ملک کی ترقی کا باعث بنے۔ کپاس کی کاشتکاری اس ملک میں بڑی تعداد میں کی جاتی ہے اور اس را مٹیریل کو فنش گوڈز میں تبدیل کرنے کے لیے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آج یہ تمام کام اسی پیسے سے ہو رہے ہیں جو فرانس پیسہ لوٹ کر لے جاتا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ ابراہیم اپنے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ایئرپورٹ کو بھی بڑا کیا جا رہا ہے اور بہت سے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس میں واگا ڈوگو کا ایئرپورٹ بھی شامل ہے۔ کسانوں کو ٹریکٹر اور زراعت کے متعلق سہولیات دی جا رہی ہیں۔ چائنا کے تعاون سے یونیورسٹی ہاسپٹل سینٹر آف پالا کھولا گیا ہے، جو ایک جدید ہسپتال ہے۔ ابراہیم تروڑے کا ایک بڑا کارنامہ سہل الائنس ہے، جن میں 3 ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں، جن میں نائجر، مالی اور برکینا فاسو شامل ہے۔ اس الائنس کا نام AES رکھا گیا ہے۔ یہ الائنس بالکل ایسا ہی ہے جیسے یورپی یونین نے آپس میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ چیڈ کنٹری بھی شامل ہونے والا ہے۔ ابراہیم تروڑے انفراسٹرکچر پہ بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، جس میں بہت سے رہائشی منصوبے شامل ہیں۔ گولڈ پرمٹ کے لیے ڈیل رشیا کے ساتھ کی گئی ہے، جس میں آدھا منافع رشیا اور آدھا منافع برکینا فاسو کو دیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے برکینا فاسو کو سونے کے بدلے صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ ملک میں بوبو ڈرائی پورٹ کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس سے دوسرے ممالک تک ایکسپورٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ رشیا کے ساتھ ابراہیم تروڑے نے مل کر 50 سے زیادہ اسکول اور کالجز کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز کی، جس کی وجہ سے یورپ اسے قتل کروانا چاہتا ہے اور بار بار کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ وہ ہے نیوکلیر پاور پلانٹ پروجیکٹ، اور یہ رشیا کی مدد سے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو ملک کی بجلی بھی پوری کرے گا اور آنے والے وقت میں دفاعی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو ابراہیم تروڑے نے تھومس سنکارا کے نام سے ایک میوزیم تیار کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کرپشن اور فرانس کی لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ آج اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ ابراہیم تروڑے ہر وہ عمل کر رہا ہے جس سے یورپ اور امریکہ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکی جنرل لینگلے کے جھوٹ کا بھی ثبوت آپ کو مل گیا ہوگا، جس نے کہا تھا کہ ابراہیم تروڑے سارا پیسہ فوج پر لگا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں پورے ملک کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کے بڑے پیمانے پر فیکٹری لگائی گئی ہے، جو کسی بھی ملک کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، برکینا فاسو نے اپنی الیکٹرک کار بھی لانچ کی ہیں، جس کا نام اٹایو ہے، اور یہ اس ملک کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام اس خطے میں کیسے آیا۔ برکینا فاسو میں اسلام 11ویں صدی میں صوفی تاجروں کے ذریعے پہنچا تھا۔ یہ تاجر سونا، نمک اور غلاموں کی تجارت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی جاری تھی۔ موجودہ برکینا فاسو کے شمالی علاقوں میں اسلام سب سے پہلے پہنچا،
क्योंकि ये मालिकी सल्तनत और सोंगाई सल्तनत के रास्ते में वाक़या था। बुर्किना फासो में इस्लाम पहुंचने की एक बड़ी वजह माली में मौजूद इस्लामी सल्तनत, जिसका बादशाह मानसा मूसा था। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये 14वीं सदी का सबसे अमीर तरीन मुस्लिम शख्स था, जिसकी आज के हिसाब से भी मालियत का जायजा लगाया जाए तो $400 मिलियन बनता है, जो आज भी दुनिया के किसी भी अमीर तरीन शख्स के पास मौजूद नहीं है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकी कितने अमीर थे। आने वाले दिनों में माली की इस्लामी सल्तनत और मुल्क की एक तफसीली वीडियो भी बनाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर वागाडोगो है, जो मुल्क का कैपिटल भी है, लेकिन टूरिस्ट सबसे ज्यादा बोबो डायलूसा सिटी में जाते हैं। इसे मुल्क का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की सबसे फेमस जगह बोबो डायलूसा जामिया मस्जिद है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर मिट्टी से बना हुआ है। इस मस्जिद को 1880 में सुडानी तर्ज से तामीर किया गया था। ये पूरे मुल्क की सबसे कदीम मस्जिद है, जिसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। इस मुल्क की आपने अगर सकाफत देखनी हो तो ओल्ड टाउन का आप जरूर विजिट कर सकते हैं, जहां मुख्तलिफ क्वार्टर में लोग रहते हैं, एक हिस्सा मुस्लिम का, एक क्रिश्चियन का और एक रवायती अफ्रीकी मजहब का, जबकि चौथे हिस्से में दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बैतुल मुकद्दस के करीब 4 मज़हब के लोग आबाद हैं। इसके करीब ही बाजार भी मौजूद है, जहां छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं। इस मुल्क में नाचने गाने का कल्चर भी बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के ये मजहब का हिस्सा है। इनके मजहब को ग्रे और स्लोब कहते हैं। इनके मजहब में इबादत गाने नाचने से होती है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अफ्रीका को क्यों हमेशा भूख में रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक जानते हैं, अगर ये अफ्रीका के लोग रोटी और भूख जैसे मसाइल से बाहर आ गए कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये किसी की गुलामी में नहीं आएंगे, और अफ्रीका में जो कुदरती ज़खायर हैं, इससे अफ्रीका दुनिया का अमीर तरीन बरे-आज़म बन जाएगा। और ये सब होता यूरोप और अमेरिका नहीं देख सकता। दोस्तों, $8 बिलियन का सोना सिर्फ एक छोटा सा मुल्क बुर्किना फासो पैदा करता है। आप यहाँ से भी इस जमीन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से फ्रांस इस मुल्क में दाइश और अलकायदा जैसी तंजीम को फंडिंग भी करता है। फ्रांस ने इस मुल्क में अपनी करेंसी लागू की है ताकि इस पर कंट्रोल रख सके, लेकिन अब इसे भी खत्म किया जा रहा है। सोने से आने वाला सारा पैसा फ्रांस ले जाता था। इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोटी मिलती थी, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे की इस जद्दोजहद में वो सर पर कफन बांध के निकला है, और वो जानता है कि इसे कत्ल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे और अवाम की ताकत को अपने दिल में समाये हुए है। इस मुस्लिम नौजवान ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, और ये आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका में रहने वाले हर उस शख्स की है जो मगरिब के जुल्म का शिकार है। और यही वजह है कि आज अमेरिका और यूरोप इसको कत्ल करवाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पूरे अफ्रीका का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगा? दुनिया का कौन कौन सा मुल्क इसके साथ खड़ा होगा? अल्लाह ताला इस मुस्लिम नौजवान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।